शाखा जाह्नवी पुनीत जलधारा, साधना की पुण्य भूमि शक्ति पीठिका। नित्य शाखा जाह्नवी पुनीत जलधारा, साधना की पुण्य भूमि शक्ति पीठिका। तन में प्रकट दिव्य दीप मालिका, हो तपस्वी के समान संघ साधना। साधना नित्य साधना, साधना खंड साधना। हे प्रभु तू विश्व की अजय शक्ति दे, जगत हो विनम्र ऐसा शील हमको दे। हे प्रभु तू विश्व की अजय शक्ति दे, जगत हो विनम्र ऐसा शील हमको दे। कष्ट से भरा हुआ ये पंथ काटने, ज्ञान दे कि हो सरल हमारी साधना। साधना नित्य साधना, साधना खंड साधना। विजयशाली संघबद्ध कार्य शक्ति दे, तीव्र और अखंड ध्येय निष्ठा हमको दे। विजयशाली संघबद्ध कार्य शक्ति दे, तीव्र और अखंड ध्येय निष्ठा हमको दे। राष्ट्र धर्म रक्षणार्थ वीर व्रत स्फुरे, तब कृपा से हो सफल हमारी साधना। साधना नित्य साधना, साधना खंड साधना। व्यक्ति व्यक्ति में जगाए राष्ट्र चेतना, जन मन संस्कार करे ये ही साधना। साधना नित्य साधना, साधना खंड साधना। साधना खंड साधना, साधना खंड साधना। मेरा आवाज सुन रहा है ऐसा मैं मान रहा हूं ना। अधिकारी वर्ग और आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने इस कोरोना और लॉकडाउन के समय का एक लाभ लेकर ये नए टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने स्वयंसेवकों को किसी ना किसी उपक्रम में जोड़ने का काम किया है। और उसमें ऐसा तय किया है कि आने वाले दिनों में हमारे 8 बौद्धिक वर्ग होंगे और ये 8 बौद्धिक वर्ग कार्यकर्ताओं की मनोरचना, भाव रचना, वैचारिक रचना शुद्ध करने के दृष्टि से प्रयत्न होगा। उसमें पहला विषय मुझे रखने के लिए दिया है, मैं आपके सामने इस विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम तो संघ के स्वयंसेवक है, संघ के कार्यकर्ता है, तो हमको तो सुनाई देता है, हम तो बार बार उल्लेख भी होता है। सब लोग बौद्धिक वर्ग में आपने भी उल्लेख किया होगा या फिर उल्लेख सुना होगा कि संघ ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेकर चलता है। अनेक लोग संघ के बारे में यही चिपकाते, आप तो हिंदू राष्ट्र निर्माण करने वाले हो। मतलब ये नहीं है, आप निर्माण करने जा रहे हो। कभी कभी हमारी एक प्रतिमा बनाई जाती है कि हम हिंदू राष्ट्र के सैनिक हैं, मतलब स्वयंसेवक सैनिक, बाकी कुछ नहीं, ऐसा माना जाता है। तो ये जो एक प्रचार अपप्रचार, अपने अधिकारी एक बताते हैं, बाहर मीडिया दूसरे बताता है, कोई लेख अलग लिखता है, इसमें अपना अपना विचार क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र संबंध में हमारी संकल्पना क्या है, हमारी उसके विचार करने की दिशा क्या है, प्रयत्न क्या है, ये अपने कार्यकर्ताओं को सभी को समझना महत्वपूर्ण आवश्यक माना गया है। इसलिए प्रारंभ उसी विषय से लगभग होता है। संघ शिक्षा वर्ग में भी हमने देखा होगा, हमारे यही विषय के क्रम प्रारंभ से चलते हैं।
क्यों होता है ऐसा संभ्रम? क्योंकि आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो हमको इसका ज्ञान नहीं देती। हमको बताया जाता है अंग्रेजों ने 1947 में भारत का निर्माण किया। हमको लगता है हाँ, अंग्रेजों ने भारत का निर्माण किया। अंग्रेजों ने यहाँ पर कर एक प्रकार से षड्यंत्र चलाए, उसमें कॉन्स्पिरेसी, उन्होंने कुछ सिद्धांत लागू किए, उसमें बताया आप तो एक राष्ट्र नहीं थे, हमने आपको एक राष्ट्र बनाया। नेशन इन द मेकिंग थे, आप तो बने ही नहीं थे राष्ट्र, राष्ट्र तो हमने बनाया। कभी कोई विद्वान आता है वो बताता है नहीं, आप तो राष्ट्र नहीं हो, आप तो यूनियन ऑफ द नेशन हो। देखो यहाँ पर कितनी प्रकार की विविधता है, खान पान, भाषा, तीज, त्योहार, पर्व, सब में बदल है। ये एक राष्ट्र थोड़ी है, ये अनेक छोटे छोटे राष्ट्र का मिलकर यूनियन है। हमको लगता है हम यूनियन राष्ट्र है। अने इस प्रकार के संभ्रम हमारे शिक्षा पद्धति के द्वारा, अनेक प्रकार के प्रवर्धनों के द्वारा ऐसे ही चल रहा है। इसलिए समाज में भी इसके बारे में भ्रम है। हमारा स्वयंसेवक भी समाज से आता है तो उसके मन में भी लगता है, संदेह कहता है, ये अलग करता है, क्या है, क्या सच क्या है। इसलिए अपने विषयों के बारे में स्पष्टता होना कार्यकर्ताओं के एक प्रकार से वैचारिक संबल माना गया है, एक वैचारिक उसकी शक्ति मानी गई है। उस दृष्टि से ये हमारा जो सिद्धांत है, नहीं, ये हमारा हिंदू राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, ये हमारा, हमने कहा ये हमारा वैचारिक सिद्धांत है। गत 94 ईयर्स से हमने इस वैचारिक सिद्धांत पर कायम है, ध्यान में रखना, इसमें हमने बदलाव नहीं किया है। संघ ने दो चीजों में बदलाव नहीं किया, एक विचार और एक कार्य पद्धति, हमारी दैनंदिन शाखा, दो चीजें पक्की चल रही है। कार्यक्रम बदलते रहते, वेश भी बदला, हमने गणवेश बदल दिया, लेकिन ये नहीं बदला। तो ये जो हमारा सिद्धांत है, ये हमारा प्राचीन राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। इसके बारे में अपने मन में धीरे धीरे हमको सीखने समझने की आवश्यकता है। कभी कभी हम लोग गीत में कहते हैं ना, एक हिंदी गीत है, उसमें कहा गया है, ग्रीक हून शकय वर्ण टूटते ते भूमि पर, हारते ते हौसले पंचनद के तीर पर। अनेक प्रकार के राजा, अलग अलग देशों के ग्रीक, हून, शक, यवन इत्यादि अत्यधिक प्रकार के लोग यहाँ पर आए, लेकिन वो आते आते पंजाब की जो पंच नदियां है, सिंध प्रांत की, पंजाब की, उस नदी के किनारे हार जाते थे, टूटते थे उनके हौसले। वो कहते नहीं भाई, ये तो जीतना संभव नहीं है, हम तो भाग जाएंगे, यहाँ तो आगे नहीं जा पाते। इनको क्या जीतना है, ये तो ऑलरेडी बहुत आगे विकसित लोग हैं, ये तो ज्यादा संगठित लोग हैं, ये तो अच्छे लोग हैं। धीरे धीरे हमारा प्रचार ऐसा था। कभी कभी हम गीत में कहते हैं, यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये भी कहा गया हमारे गीतों में कभी कभी कि अनेक प्रकार के यूनानी आए, मिस्र आए, रोमा लोग आए, लेकिन सब मिट गए दुनिया में। और आए, दुनिया के अपनी सभ्यता विकसित किया, अपने विश्व के मानव कल्याण के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग किया, समाप्त हो गया। आज दुनिया में अनेक संस्कृतियां दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या कारण है? भारत चल रहा है, भारत अभी भी चलता हुआ दिखाई देता है। इतने संकट आ गए, इतने जय पराजय के प्रसंग आए, भारत चल ही रहा है। इसका कारण क्या है? तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। कभी वह कहता है कि यहाँ के लोगों में कुछ अलग प्रकार की बात है, ये लोग मिटने वाले नहीं है। तो धीरे धीरे हमको ध्यान में आता है, हमारे यहाँ कथा, कहानी, गीत, गायन, इसमें भी हमारे विषय को बताने की चेष्टा की है, उसको समझने की आवश्यकता है। ये जो अंग्रेजों ने हमारे बारे में संभ्रम फैलाया, उसमें अंग्रेजों का स्वार्थ था। एक छोटी सी संख्या का लोग आए, इतने बड़े देशों में राज्य करते गए, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल, इस नाते से हमारे देश पर राज्य करने का एक प्रकार से प्रयत्न किया। उन्होंने सिद्धांत निकाले, डी नेशनलाइज, डी कल्चरलाइज, डी हिंदुनाइज, ये उनके 3 सूत्र थे। यहाँ के समाज को ये प्रकृति से नीचा, धर्म से दूर ले जाओ, इनको देशभक्ति से दूर ले चलो, और इनकी जो एक प्रकार से देशभक्ति का डी नेशनलाइज है, डी कल्चरलाइज है, संस्कृति से दूर ले जाओ, और डी हिंदुनाइज, इनको जो हिंदुत्व का स्वाभिमान है उससे दूर ले जाओ।
इस प्रकार के उन्होंने प्रयत्न किए, उसी में से उन्होंने अनेक प्रकार के सिद्धांतों ने ये यूनियन ऑफ द नेशन, नेशन इन द मेकिंग ऐसा प्रक्रिया दिया। हमको भी लगने लगा हम कहाँ है। तो हमको पहले सिद्धांत में ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारा राष्ट्र ये अंग्रेजों ने निर्माण किया हुआ राष्ट्र नहीं है। हाँ, ये इसका स्वरूप आज का दिखता है वो तात्कालिक हमको लगता है, लेकिन हमारा राष्ट्र बहुत पुरातन है। हमारे राष्ट्र के बारे में अनेक प्रकार के सिद्धांत बताए गए, अनेक विषयों में हमारा उसका उल्लेख हुआ है। हम लोग कभी कभी ये लेते हैं कि नहीं, श्लोक लेते हैं कि नहीं अपने यहाँ पर, जम्बू द्वीपे भरत खंडे अमुक अमुक मनवंतरे ये नदी किनारे कलकत्ता नगरे, ऐसा 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 संकल्प लेते हैं। ये संकल्प क्यों लेते हैं? कौन सिखाया है हमको संकल्प? जम्बू द्वीप यानी क्या है, भरत खंड यानी क्या है? तो एक संकल्पना हमारी बड़ी व्यापक दिखाई देती है। हमारे यहाँ पर ये तो मंत्र हमने नहीं निर्माण किया है, तो हजारों साल से चल रहा है। तो धीरे धीरे ध्यान में आता है हमारी यहाँ पर इस प्रकार के विचारों की एक श्रृंखला रही है। हमारे यहाँ वेदों में, पुराणों में, हमारे यहाँ अनेक प्रकार के ग्रंथों में इसके बारे में धीरे धीरे विचार करते हुए अपने देश के बारे में उसका वर्णन आया है। ये बहुत विशाल का देश है। उत्तरम यस्य हिमाद्रस्य दक्षिण सरोवरम तन देव नाम दीर्घितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से दक्षिण से तरफ और समुद्र के उत्तर की तरफ ये जो देश बैठा हुआ है ये देव निर्मित देश है। और यहां जो लक्षित देश है उसको हिंदुस्तानम प्रचक्षते, भारतीयत्र संतति, यहां भारतीय लोग रहते हैं, ऐसा हमारे वर्णन में किया गया, वेदों में पुराणों में वर्णन किया गया। तो हमारे राष्ट्र के बारे में संकल्पना तो हमारे पूर्व के लोगों के पास में, अनेक विषयों के बारे में हम शांत समझते हैं। सारे देश में हमारे यहाँ पर एक संकल्प है, एक प्रकार से कुंभ चलते हैं हमारे देश में, कुंभ चलते हैं, 4 कुंभ लगते हैं, 12 साल के बाद एक जगह लगता है। और उस कुंभ में सारे देश के लोग वहां नदी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। वो क्षिप्रा नदी हो, गंगा नदी हो, या फिर एक प्रकार से यमुना नदी और सरस्वती का संगम हो, प्रयागराज का, सब लोग डुबकी लगाने जाते हैं, करोड़ों की संख्या में जाते हैं। हम देखा ना इस बार कितने, लगभग 8-9 करोड़ लोग वहां तक जाकर आए कि नहीं। कुंभ अभी हुआ था 1 साल पहले का। तो ये कौन निर्माण किया? उसको कैसा लगता है कि ये उत्तर भारत की नदी है फिर भी मुझे गंगा स्नान करना है, ऐसा क्यों कहता है? कौन सिखाया होगा? तो हमको ध्यान में आता है हमारे देश में इस भौगोलिक रचना की एकात्मता खड़ी करने के लिए हमारे पूर्व काल के लोगों ने कुछ अच्छे प्रयोग किए हैं। हमारे यहाँ 4 धाम की यात्रा है, और 4 धामों की यात्रा करना ये मनुष्य जन्म अपने आप को सिद्धांत मानता है। मेरे जन्म में मैं 4 धाम यात्रा करूंगा। मैं जहां तक शिव भक्त हूं तो मेरा प्रयत्न रहता है 12 ज्योतिर्लिंग में से 12 ही ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करूंगा। मैं अगर देवी भक्त हूं तो देवी भक्त के बारे में मेरी प्रयत्न की दिशा रहती है, नहीं मुझे सभी प्रकार के एक देवी के पीठ देखने की इच्छा होती है। ऐसा क्यों होता है? वो तो अपने गांव की देवी को देखने को खुश होता है, लेकिन उसके मन में आता है नहीं देवी का एक अंग वहां पर है, एक भाग वहां पर है, मैं सब देवी के दर्शन करके आऊंगा। ये सिखाने वाले लोग कौन है? तो हमारे पूर्व काल के लोगों ने इस प्रकार के विषयों को लेकर अपने समाज को निर्माण करने की चेष्टा की है, जिसका आज हम लोग अप्रत्यक्ष अनुभव लेते पता चलता है। ये जो एकात्मता है भारत के बारे में, एक समझने की दिशा है, एक मन खड़ा करने की दिशा है, ये हमारे देश की विशेषता रही है। दुनिया में देश का निर्माण जो हुआ है, राष्ट्र का निर्माण हुआ है, अलग पद्धति से हुआ है। हमारा देश का निर्माण अलग है, ये पहले समझना होगा। लोग समझ नहीं पाते। दुनिया को लगता है कि दूसरे देश जैसे निर्माण हुए वैसे ही भारत देश निर्माण हो गया। अब दुनिया में देशों की कल्पना कैसी है, राष्ट्र निर्माण कैसे हुए, तो हमको पता चलता है अनेक देशों के अपने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने राजकीय सत्ता या आर्थिक सत्ता, इसके लिए देशों को तोड़ना जोड़ना किया है। 2 महायुद्ध हो गए, उसमें देश टूटे, अनेक प्रकार के देश टूटे। द्वितीय महायुद्ध के बाद लगभग 17 देश टूट गए, 9 देश एकदम गरीब बन गए। आज भी वो लड़ खड़ा रहे, आज भी उनकी अपने अस्तित्व खड़ा भी हो पा रहा है।
तो ऐसे एक्शन रिएक्शन में किसी हेतु लेकर देशों का निर्माण होते हुए उन्होंने देखा है। हम सुनते हैं ना, अमेरिका जैसे, हमको तो ये मालूम है एक्चुअल कोलंबस तो भारत को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन वो भारत की जगह अमेरिका पहुंच गया। वास्को डी गामा यहाँ आया, उनको लगा हमने भारत को संशोधन किया। भारत का संशोधन नहीं किया, मार्ग भी उनके पहले से हमारे लोग वहां पर जाते थे, वो तो हमारे बड़े जहाज के पीछे पीछे आकर भारत में पहुंचा है। वो क्या संशोधन करेगा। वैसे कोलंबस वहां पहुंचा, तो कोलंबस पहुंचने के बाद देखता है अरे कितना अच्छा जमीन है, कितना अच्छा जंगल है, देखो प्रचुर जंगल है, अच्छा पानी दिखाई देता है, यहाँ तो अनेक प्रकार के मिनरल्स हो सकते हैं। और इसलिए वो उस कोलंबस को लगा चलो अपने क्षेत्र में जाकर कुछ लोगों को कहते हैं चलो ये खाली जमीन है, यहाँ आकर अपना एक देश बनाएंगे। और इसलिए वहां पर इंग्लैंड के लोग, फ्रेंच लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, इटली के लोग, यूरोप के अन्य अन्य छोटे छोटे देशों के लोग वो कोलंबस के पीछे 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 जाकर फिर से जाकर अमेरिका में बैठ गए। मतलब जब उतरे अंदर जाने लगे तो उनको दिखाई दे अरे यहाँ तो ट्राइबल लोग ऑलरेडी रहते हैं, वो मायन संस्कृति के लोग हैं यहाँ पर, वो अलग अलग रेड इंडियंस लोग वहां पर रहते हैं। आपको पता है, हम इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलता है, जिसको कहते हैं ना गोल्डन रश, कोई भी जाकर पढ़ेगा तो पता चलता है, उन पर पिक्चर निकला है, बड़े बड़े कादम्बरी निकला है, करोड़ों लोगों को मारकर अमेरिका बैठा है। यानी अमेरिका का निर्माण कैसा है, जनजातीय लोगों को मारकर अमेरिका बैठा हुआ है। बात तो शांति की करता है, फ्रैटर्निटी की करता है, बंधुकता की करता है, सिविल राइट्स की करता है, ह्यूमन राइट्स की करता है, लेकिन निर्माण कैसे हुआ है, करोड़ों गरीब लोगों को मारकर अमेरिका खड़ा हुआ है। ऐसे अनेक देशों का अलग अलग प्रकार का निर्माण होने की प्रक्रिया है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, पहले पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान अलग, फिर लगे 25 साल में तुरंत बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग। आज हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी टुकड़े होने की संभावना लोग कह रहे हैं। तो क्या है, देश के चित्र ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक्शन रिएक्शन में नहीं हुआ क्या? अंग्रेजों ने जाते जाते भारत को स्वतंत्रता देते देते भारत को अति दुर्बल बनाने के लिए उन्होंने एक राजकारण, राजनीति का प्रयत्न किया, और उसमें ने भारत के पड़ोस में दो शत्रु निर्माण करके रखे। लेकिन क्या दो शत्रु निर्माण रहे क्या? दो शत्रु फिर दो आपस में शत्रु बन गए। वो एकत्रित रहे क्या? आज हमको दिखाई देता है पाकिस्तान एकत्रित रहना कठिन है। वहां बलूचिस्तान कह रहा है कि नहीं हम इनके साथ नहीं रहेंगे, और बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं हम सिंध लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, आप हमारे ऊपर शोषण करते हो। तो उनके पास शोषण करने की वृत्ति अभी से दिखाई दे 40-50 साल में। तो दुनिया में जो राष्ट्र बने हैं, मैंने कहा ना, क्रिया प्रतिक्रिया, आर्थिक भूख, राजनीतिक भूख, इसके उद्देश्य को लेकर राज्य निर्माण हुए हैं, राष्ट्र निर्माण हुए हैं, और इसलिए उनका उद्देश्य इतना छोटा होने के कारण उनका अस्तित्व ही उस प्रकार का दिखाई देते हैं। लंबे चलने वाले राष्ट्र नहीं बन पाया कोई भी। लेकिन भारत की विशेषता क्या है? भारत का राष्ट्र की कल्पना ये अलग उद्देश्य से है। हमारी राष्ट्रीय कल्पना ये कोई वैचारिक यानी भाषा के आधार पर नहीं है, ये कोई धार्मिक आधार पर नहीं है, ये कोई एक आधा ह्यूमन राइट के आधार पर नहीं है, ये कोई एक प्रकार अल्ट्रा आधारित नहीं है, एथनिक नहीं है, केवल हम जनजाति के लोग राष्ट्र बनाएंगे, ऐसी कल्पना नहीं है। हमारी कल्पना है हम लोग सांस्कृतिक आधार पर अपना राष्ट्र बनाएं, और इसलिए हमारा राष्ट्र की संकल्पना ये हमारे पूर्व के ऋषि मुनियों ने एक प्रकार से लंबी तपस्या करते करते, समाज में प्रयोग करते करते उनके मन में आया कि नहीं, यहां पर हम लोग एक अलग प्रकार का एक प्रयोगशाला बना सकते हैं। भद्रम इच्छन्ति ऋषया, ऋषियों के मन में यहाँ पर समाज के लिए भलाई करने के लिए एक इच्छा निर्माण हुई, और उस इच्छा के उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्था निर्माण करने का प्रयत्न किया। समाज की व्यवस्था दी, राजकीय व्यवस्था दी, आर्थिक व्यवस्था दी, कृषि की व्यवस्था निर्माण की, समाज में अनेक प्रकार के नियमों का पालन करने वाला वर्ग खड़ा किया। धीरे धीरे बाद में चलकर वो राष्ट्र बना। इसलिए हमारा राष्ट्रवाद ये भद्रम, अच्छा ये आधार पर है। जो हमारे दुनिया में एक प्रकार के अनेक प्रकार के वायुमंडल यहाँ है, खनिज संपत्तियां हैं, ऋतु अलग अलग है, तो हमारे ऋषि मुनियों को लगा चलो यहाँ पर एक प्रयोगशाला करते हैं, और यहाँ अच्छा समाज का एक अच्छा मॉडल खड़ा करते हैं। उस मॉडल को खड़ा करने की दृष्टि से उन्होंने जो नियम नीति
अनेक प्रकार के रूल बनाए, अनेक प्रकार की पद्धति का विकास किया, वो धीरे धीरे चलकर राष्ट्र बना। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय कल्पना जो है वो सांस्कृतिक आधार पर है। एक एक भद्रम इच्छन्ति, भलाई के लिए हमारा राष्ट्र का निर्माण हुआ है, हमारा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते ना कि भारत का एक अपना गोल है। जब वो पूर्व यानी ईस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर आए, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह देशों में जाकर आए, तब उन्होंने लिखा है कि मैं यहां देख रहा हूं कि मेरे भारतीय के प्रति यहाँ के लोगों में एक अलग प्रकार का आदर है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये देश एकमात्र ऐसा है जिसने कभी दूसरे देश पर कभी शोषण नहीं किया है, गुलाम नहीं बनाया, किसी को समाप्त नहीं किया, एकमात्र देश है। और ये विशेषता हमारी रही है, हमने सांस्कृतिक आधार पर अपना राष्ट्रवाद खड़ा किया है, जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, जो समन्वय करता है, सामंजस्य निकालता है, संघर्ष नहीं होने देता है, और विकास की कल्पना रखता है, विनाश की कल्पना को तोड़ता है। इस प्रकार का राष्ट्रीय विचार हमारे यहाँ पर बना, वो हम कहते हैं ये हमारा सांस्कृतिक राष्ट्र है, हमारा प्राचीन राष्ट्र है। तो प्राचीनता के बारे में तो बहुत लोग अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं। कभी कभी हमको लोगों ने कहा ना, अंग्रेजों ने कहा कि हमको 15 अगस्त 1947 को भारत का जन्म लिया। भारत का जन्म 1950, हाँ स्वतंत्र हुआ है, हम गुलाम रहे इसलिए स्वतंत्र हुआ कह सकते हैं, जन्म नहीं दिया भैया आपने। स्वतंत्र कितना कितना पुरातन है, कितना प्राचीन है। तो जितने भी लोग आज कहते हैं धीरे धीरे पीछे जाते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कितना तो पुराना है। लोग अपने हिसाब से बोलना शुरू कर दिया। फिर हमारे यहाँ पर जो क्रिश्चियन हो गए, तो उनको लगा कि बाइबल में कह रहे हैं उसके पीछे तो भारत जा नहीं सकता है। तो उन्होंने अपनी एक थियरी निकाली, भगवान ने 5वें दिन ये किया, 6वें दिन ये किया, 7वें दिन ये किया, 8वें दिन पृथ्वी निर्माण किया, हो गया पृथ्वी का निर्माण। उनका एक शेड्यूल बन गया, 2000 साल का उनका जो सिलेबस था, उसके अनुसार उन्होंने टाइम टेबल बनाया। लेकिन धीरे धीरे ध्यान में आ गया नहीं, दुनिया उसके पुरानी है। तो हमारे यहाँ पर पुरातन के दृष्टि से हम बहुत चिर पुरातन है। हमारे सिलेबस में, कॉलेज में, स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, लेकिन हमारी मोहनजोदड़ो संस्कृति से और भी पीछे निकल गए हम लोग। अभी दिल्ली के पास सोनीपत में जो एक्सकैवेशन हुआ, जमीन के अंदर एक नगर दिखाई दिया, तब पता चला ये जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, उससे कम से कम 3000 साल पहले की एक टाउनशिप मिल रही है। टाउनशिप मिल रही है, वेल बिल्ट टाउनशिप मिल रही है। इसका अर्थ कितना पहले से हमारा देश सुसंस्कृत हो गया था। जो रोड बना रहा है, घर में कोई ना कोई पूजा घर रख रहा है, रसोई घर अलग है, बैठने का कमरा दिखाई देता है, नियम कानून घर में एक प्रकार से नक्शे में जो आज कल्पना करते हो उस समय से दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान में आता है नहीं, हमारे देश में संस्कृति का विकास बहुत पहले से चला है। इसका मतलब उस समय व्यवस्था थी, उस समय संचालन करने वाले, कोई ना कोई निर्माण करने वाली पद्धति, गांव का विचार दिखता है, गांव के लिए बैठक का बड़ा हॉल दिखाई देता है। तो हमारा एक प्राचीन राष्ट्र है, हम कहते हैं जितना पुरातन है। हमारे दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है ना, वेदों के तो सबने मान्यता की है ना। अब वेद कितने पुराने हैं, अभी भी कल्पना नहीं कर रहे। ढूंढते जाएंगे तो और पीछे जाता है, ढूंढते जाएंगे तो और पीछे जाता है। क्योंकि उसके जो ऋचाएं है, उसके जो एक प्रकार से श्लोक है, उसको अगर ढूंढने जाएंगे तो आज का साइंस फेल हो रहा है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये लोग कैसे थे उस समय। आज का जो विज्ञान हम विचार कर रहे हैं, उसके अनेक उत्तर तो उस समय उन्होंने दे चुके हैं। अनेक अनेक विषयों के बारे में उन्होंने विकास का प्रयत्न कर चुका है। तो हमारा राष्ट्र एक प्रगत राष्ट्र था, सुसंस्कृत राष्ट्र था, मजबूत राष्ट्र था, सुख शांति देने वाला राष्ट्र था। हमारे यहाँ का समाज सुख शांति का था, इसलिए विकास भी बहुत अच्छा हुआ था। तो हम कहते हैं हमारा राष्ट्र बहुत प्राचीन राष्ट्र है। इसकी और भी गिनती कर सकते हैं लोग, करें, जरूर करें, इसको कोई एंडिंग नहीं है। धीरे धीरे जितना जितना पीछे जा सकते। हमारे यहाँ चर्चा चली ना, जब हमारे यहाँ पर राम सेतु तोड़ने के बारे में एक चर्चा आ गई थी 4 साल पहले, 5 साल पहले। अब हमको पता है, नासा ने, अमेरिका के नासा ने एक चित्र दे दिया, उसमें दिखाई दिया कि भारत का दक्षिणी भाग और श्रीलंका, ऊपर से चित्र लेने के बाद पता चलता है ये तो जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई एक पानी के अंदर एक रेखा दिखाई दे रही है, और ये तो राम सेतु है प्रत्यक्ष। तो चलो भाई ढूंढते कितना पुराना है। तो ध्यान में आ गया इसकी गिनती करना कठिन है।
ये कम से कम 20,000 साल, 30,000 साल, 40,000 साल के पूर्व का है, पक्का हो गया कि जो कार्बन डेटिंग के द्वारा आयु गिनना, एज ढूंढने का प्रयत्न होता है, तब उसमें दिखाई दिया ये तो इतना पुरातन है, तो इतना हमारा टेक्नोलॉजी उस समय था। अभी हम रामायण के सीरियल में उसको अप्रत्यक्ष देखने का प्रयत्न किया, तो धीरे धीरे रहता है कि नहीं, हमारा ये राष्ट्र एक प्राचीन राष्ट्र है। तीसरा विषय जो आता है, हम कहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दुनिया के लिए अलग विचार करने वाला राष्ट्र है। दुनिया में मानव का विकास करते समय वहां व्यक्ति का पूरा अभ्यास नहीं किया गया, केवल शारीरिक अभ्यास किया गया, थोड़ा बहुत मन का किया, थोड़ा आगे गए तो बुद्धि का किया। अनेक लोगों ने बुद्धि का अभ्यास भी नहीं है, मन का भी नहीं किया, केवल फिजिकल विचार करने वाले लोग हैं। और इसलिए हमारे यहाँ पर अलग प्रकार का विचार है। हमारे यहाँ पर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये चारों का मिलकर विचार करने की, मानसिक विचार, मनुष्य का अभ्यास करने की एक प्रथा विकसित हुई। केवल इतना ही नहीं है, हमने उसके लिए अनेक प्रकार के प्रयोग रखे। हमारे कहते हैं ना हम लोग धर्म चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये कल्पना कितनी महत्वपूर्ण है। हम तो साधारण लोगों को लगता है, लेकिन दुनिया के लोगों को लगता है देखो ये कितना अलग प्रकार का विचार करने वाले लोग हैं। काम और अर्थ हर समाज के लिए आवश्यक है, हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, लेकिन काम अर्थ करते समय उन्होंने उसको धर्म के आधार पर काम अर्थ दिया है। और प्राप्ति क्या करना है? मोक्ष प्राप्ति, मतलब ईश्वर से मिलना है, बड़े जीव को मिलना है, जीवात्मा के साथ, परमात्मा के साथ अपने आप को विलीन करना है, उसके उद्देश्य को लेकर चलने वाला जीवन बनाना है। ये स्वार्थ वाला, ये भोग करने वाला जीवन खड़ा नहीं करना है। ये हमारे यहाँ पर विकसित किया गया। केवल इतना ही नहीं, उस विकसित करने के लिए हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार की संस्थाएं निर्माण की गई। जो परिवार संस्था हम जानते हैं, ये कौन निर्माण किया? हमारे पूर्व के लोगों ने किया। एक शादी करना और कॉन्ट्रैक्ट मारने जैसा नहीं है, ऊपर जीवन, सात जीवन के एक प्रकार से उसके आधार पर चलने वाले लोग हो सकते हैं। धीरे धीरे हमारे यहाँ परिवार संस्था निर्माण किया, हमारे यहाँ अनेक प्रकार की संस्था का निर्माण किया, सांस्कृतिक संस्था निर्माण किया, धार्मिक संस्था निर्माण किया, एक प्रकार आर्थिक संस्था का विकास किया। हम जानते हैं ना, हमारे देश में अंग्रेज आने के पहले दुनिया के 29% जीडीपी भारत, दुनिया का, ये भारत का रहता था, साला कंट्रीब्यूशन भारत का रहता। कितना बड़ा है देखो, आज तो 3% भी नहीं है। कैसे था? इसका अर्थ है हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी करने वाले लोग थे, हमारे यहाँ पर आर्थिक विकास का विचार करने वाली संस्थाएं थी। केवल अपने देश के भलाई के लिए नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था। दुनिया में हम लोग अनेक प्रकार की निर्यात करते थे, दुनिया के लिए अनेक प्रकार के विषय देते थे। तब दुनिया को लगा अरे कितना प्रगत देश रहा होगा। ये तभी संभव है जब आदमी सुख शांति में रहता है, तभी वो विकास करता है, तभी वो दुनिया में जाने की सोच सकता है। केवल दुनिया में गए तो हम राज्य का नहीं किया है, कहीं भी राज्य निर्माण नहीं किया। हमने वहां के लोगों को अपना बनाने की चेष्टा की, उनको कहा ये हमने सीखा है, आप भी सीख सकते हो, आप भी बड़े बन सकते हो, आप भी श्रेष्ठ बनो। इसलिए मार्ग निकला कृणवंतो विश्व मार्गम। यहां का जो आदमी गया उसने दुनिया को एक परिवार मानने का प्रचेष्टा किया। आप में अलग नहीं है, क्यों? मेरे में जो आत्मा है तो आपकी आत्मा एक ही है। इसलिए शब्द निकला वसुधैव कुटुंबकम भवतु सब्ब मंगलम सर्वे भवन्तु सुखिना। ये जो हिंदू की विशेषता है, ये दुनिया के लिए अलग प्रकार की है। ये दुनिया ऐसे प्रकार के विचार करने वाली नहीं है। जो दुनिया के देश है, क्रिश्चियन देश, इस्लामी देश, वो तो कितने छोटे छोटे मन के हैं। वो तो मानवीय मूल्य के विरोधी है, मानवता के विरुद्ध है, महिलाओं के विरुद्ध है, जनजाति के विरुद्ध है, मूल्यों के विरुद्ध है, सभी प्रकार से लोकतंत्र के विरुद्ध है, साइंस के विरुद्ध है। उनका तो विकास अभी भी वैसे ही दिखाई देता है। लेकिन हमारे समाज में हमने अपने समाज को एक मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठा देने वाला बनाया, मातृशक्ति का पूजन करने वाला बनाया, जीवन मूल्य के लिए त्याग देने वाला समाज खड़ा कर दिया। लोकतंत्र तो पहले ही से हमारे यहाँ पर दिखाई देता है। हमारे यहाँ पर विज्ञान निष्ठता, हम तो बहुत प्राचीन राष्ट्र में हमारे यहाँ विज्ञान का विकास करके दिखाया। हमारे यहाँ जनजाति को हमने कभी उसको अपने धर्म नहीं लादा, उसको अच्छा रखने की चेष्टा की, उसके पूजा धर्म स्वधर्म को रक्षा देने का प्रयत्न किया। तो धीरे धीरे ध्यान में आता है हिंदू जो विचार है ये दुनिया से अलग विचार है।
मैंने कहा ना, ये जोड़ने वाला विचार है, इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। ये समन्वय का विचार करने वाला है, संघर्ष वाला विचार नहीं है। ये विकास देने वाला विचार है, विनाश देने वाला नहीं है। ये धीरे धीरे अपने यहाँ पर ये जो हिंदू स्वभाव निर्माण हुआ है, इस स्वभाव के लोगों ने यहाँ रहते हुए यहाँ के समाज के साथ इस भूमि में एक प्रकार से आत्मीयता निर्माण हुई है। हम कहते ना, देश, जन, समाज और धर्म, इसका मिलकर राष्ट्र बनता है। केवल भूमि का टुकड़ा से राष्ट्र नहीं बनता है, उस वहां रहने वाला समाज और देश के बीच में एक आत्मीयता का भाव बनता है। केवल दोनों के बीच में आत्मीयता का भाव नहीं है, तो ये आत्मीयता पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से संक्रमित होते जाती हुई देता है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित कौन करता है? तो हमारे यहाँ उसका काम किया संस्कृति ने। इसलिए देश, समाज और संस्कृति, इसके आधार पर राष्ट्र बनता है। तो हमारे यहाँ पर इसके पीछे हमारे यहाँ हिंदू का स्वभाव महत्वपूर्ण आ गया। हमारे यहाँ उस पर वर्णन किया गया। कोई आदमी, हमें कोई भी दक्षिण का लेखक कभी हिमालय देखा नहीं है, लेकिन वो हिमालय का वर्णन बड़ा करता है। उसने गंगा नदी का दर्शन नहीं किया रहता है, लेकिन उसको लगता है गंगा नदी, मेरे गांव की नदी भी गंगा नदी है। अपने गांव में गए नदी में डुबकी मारते समय वो कहता है मेरा गंगा स्नान हो गया। कल्पना, एक भाव विश्व खड़ा हो गया। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पर इस प्रकार के लोगों ने संस्कृति के द्वारा देश को जोड़ने का प्रयत्न किया। हमारा बॉन्डिंग फोर्स संस्कृति रहा है, पुलिस नहीं है, संविधान भी नहीं है। संविधान तो आज हम कहते हैं, उसके पहले संविधान कहा था, 1947 के पहले संविधान से हम जुड़े थे क्या? हाँ, हमारा राजा का नियम रहता था, लेकिन वो संविधान नहीं था, शब्द संविधान नहीं है। वो ऋषि संस्था थी। हमारे यहाँ पर ऋषि संस्था के बड़ा महत्व रहता था कि वो निस्वार्थ थे, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़े, उन्होंने युद्ध नहीं प्रमोट किया। तो हमारे यहाँ पर एक प्रकार से हमारे यहाँ पर संस्कृति के द्वारा समाज को जोड़ने का प्रयत्न किया है। संस्कृति महत्वपूर्ण माना। केवल सैन्य सत्ता के आधार पर देश एकत्रित रह सकता है क्या? उदाहरण हमारे सामने, रशिया इतना पावरफुल देश, एक प्रकार से कम्युनिस्ट देश, जहां विरोधी पक्ष नहीं है, मीडिया सब हाथ में है। आज क्या स्थिति है? टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं कि नहीं? दो बड़े महासत्ता ने युद्ध के बाद जर्मनी के दो बड़े भाग कर दिए, पश्चिम जर्मनी, पूर्व जर्मनी, बांट लिया है। एक साम्यवाद, एक पूंजीवाद। दोनों के बीच में संबंध नहीं आना चाहिए, इसलिए बड़ी दीवार निर्माण की, एक लंबी लंबी दीवार वॉल खड़ा कर दी। और दीवार खड़ी करके उनको लगा चलो हमने दोनों देशों को अभी अलग अलग कर दिया, निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन क्या ध्यान में आ गया? केवल 50 साल के बाद दोनों देशों ने पूरी दीवार तोड़ दी। उनको ध्यान में आ गया, एक दीवार के पीछे रहने वाला मेरा भाई है, मेरी भाषा बोलता है, मेरी संस्कृति का वाहक है, मेरे जैसी उसकी विचार की संकल्पना है, इस देश के प्रति एक ही भावना है। ये जो टुकड़े किए गए हैं, उनको जोड़कर बाहर जबरदस्ती से दूर किया गया है, ये करने वाले लोगों का हेतु अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने तोड़ दिया दीवार को। अरे इतनी बड़ी सत्ता सामने होने के बाद भी दीवार टूट गई, क्यों? संस्कृति, उनकी उस संस्कृति का विचार खड़ा हो गया। तो केवल सैन्य के आधार पर, केवल पुलिस के आधार पर देश एकत्रित रह नहीं सकता। दुनिया देख रही है, देश एकत्रित रहने के लिए केवल इतना पर्याप्त नहीं है। देश अगर एकत्रित रखना है तो हमको कुछ तो भी अलग चाहिए। भारत में हमने उसको कहा है, ये सांस्कृतिक कल्चरल बॉन्ड है जो दुनिया को जोड़ता है, देश को जोड़ने का काम कर सकता है। और ये इस प्रकार के कल्चरल बॉन्ड के द्वारा अपने देश में इस प्रकार की कल्चरल बॉन्ड को बहुत आगे ले जाने वाले अनेक प्रकार के प्रयत्न हुए। तो पुराने शाकुंतल का नाटक हो सकता है, कालिदास लिखा हुआ, कालिदास का नाटक है, शाकुंतल है, वाल्मीकि रामायण में है, शंकराचार्य की देवस्तुति है, सब में हमको एक ही दिखाई देता है। सब ने वर्णन किया, ये देश एक है, सांस्कृतिक दृष्टिया एक है। ये पुराने होंगे। अभी अभी अमेरिका के एक बड़े एक प्रकार से प्रेस रिपोर्टर तो भारत में घूम कर गए, और घूमते समय उन्होंने क्या विचार किया कि भारत को जोड़ने वाले क्या सूत्र है, चलो एक बार देखेंगे। इसलिए वो अपने मन से घूमे, ग्रामीण भाग में गए, तो उनको दिखाई दिया सारे देश में ये जो भगवान राम है, इनके प्रति इतनी आस्था है घरों घरों में, एक एक व्यक्ति के मन में, हो पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, श्रीमंत हो, गरीब हो, शहर में रहने वाला हो, ग्रामीण भाग में रहने वाला हो, वनवासी क्षेत्र में रहने वाला हो,
सबके मन में भगवान राम के प्रति एक आस्था है। तो उन्होंने जाते जाते लिख लिया कि इस देश को जोड़ने वाला सूत्र धार्मिकता ही है, सांस्कृतिकता है, सारे मन में एक पकड़ के रखिए। सब विदेश के लोग आकर भी अनुभव करते। तो धीरे धीरे हमको ध्यान में आ गया हमारे देश का जो हिंदू राष्ट्र का हमारी संकल्पना है, ये कोई धार्मिक नहीं है पूजा करो कंपलसरी है, केवल शक्ति की पूजा करेंगे विष्णु की नहीं करेंगे, ऐसा करने वाले देश ने। हमने कहा सभी प्रकार की पूजा कर सकते हैं, जिसको जिस प्रकार का भगवान चाहिए उस प्रकार के भगवान की आस्था के द्वारा वो अपने केशवम प्रति गच्छति, अपने इष्ट अपने इष्ट लक्ष्य के प्रति वो आगे जा सकता है। इसको हमारे यहाँ पर मान्यता दी है, उसके आधार पर अपनी हम लोग कहा अपनी पूजा अर्चा, ये केवल हिंदू की पूजा अर्चा मात्र नहीं है, वो जीवन का दृष्टि है, व्यू ऑफ द लाइफ, ये महत्वपूर्ण है। वो व्यू ऑफ द लाइफ जीवन की शैली, जीवन की दृष्टि जो व्यक्त करता है वो हिंदू समाज व्यक्त करता है। ऐसे हिंदू समाज ने इस भूमि पर जो प्रयोग किए हैं, इस भूमि के आत्मीयता के आधार पर जो प्रयत्न किए हैं, इसलिए हम कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू समाज ने इस भूमि पर अनेक प्रयोग करने का एक प्रयत्न किया है हजारों सालों के साथ, और इसलिए ये भूमि अपनी लगती है उसको। वो जन्म अमेरिका में लेता है, लेकिन उसको लगता है एक बार भारत में जाना है, गंगा स्नान करना है, भगवान अयोध्या में जाना है, काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है। उसके मन में कल्पना पूरी आती है कि ये अपना अपना देश है, अपने चित्रों में आने वाला है। तो धीरे धीरे इस प्रकार के विषयों को लेकर चलने वाला समाज यहाँ पर निर्माण हुआ, वो हिंदू समाज रहा। वो सुख दुख में, जय पराजय में, एक प्रकार से उत्थान पतन में वही समाज इस देश के साथ जुड़ा रहा। बाकी लोग नहीं बन पाए, बाकी लोग आए, हम देख रहे हैं ना, अभी मुसलमान लोग हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन उनको जय पराजय अपना नहीं लगता। उनको लगता है नहीं पाकिस्तान ठीक है, और उनको लगता है नहीं ऐसा नहीं है भारत। अभी अनेक अनेक उदाहरण अपने सामने, मैं उस विषय में आज नहीं जाऊंगा। लेकिन हिंदू समाज को लगता है नहीं ये देश एक रहना चाहिए, और अन्य लोगों को नहीं लगता है टुकड़े होने चाहिए। अपने नारे लग रहे हैं ना यूनिवर्सिटी में, देश के टुकड़े होंगे, आजादी चाहिए, बर्बादी चाहिए। अरे ऐसे कैसे कोई बोल सकता है भारत का आदमी? लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ही लोग खड़े हो रहे हैं। कोई भी हिंदू अपने देश के टुकड़े के बारे में सोच ही नहीं सकता। अपने परिवार के टुकड़े के बारे, अपनी माँ के टुकड़े के बारे में सोच सकता है क्या? हमने तो उसको जीता जागता माँ माना है ना। तो धीरे धीरे हमको ध्यान में आता है हमारी हिंदू राष्ट्र संकल्पना जो है वो एक प्रत्यक्ष एक प्रकार से प्रयत्न करने वाली एक महत्वपूर्ण दिशा है। संघ ने उसको अपने विचार पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने कहा ये प्राचीन राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, सारे देश में एक प्रकार से स्वभाव दिखाई देता है, एक प्रकार के सांस्कृतिक बदल एक ही है। हाँ, कपड़ा अलग है, खान पान थोड़ा अलग है, लेकिन अंतर मन एक है। सबके मन में राम की भावना है, सबके मन में गंगा स्नान की भावना है, सबके मन में सत्य बोलने का है, सबके मन में कुछ न कुछ परिवार के आगे बढ़ाने की चेष्टा करने का है। ये क्यों है? तो हमारे सांस्कृतिक विषयों के कारण हम लोग इसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करते रहे। उस विषय को हमारे यहाँ पर एक प्रकार से हमने कहा ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। अब ये हिंदू राष्ट्र का क्रम केवल संघ बोलता है क्या? हमको मालूम है आधुनिक लोगों ने उसको वही कहा है। बंकिम चंद्र ने कहा ये वंदे मातरम है, ये हिंदू राष्ट्र का स्वभाव का एक नया शब्द है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा ये वैदिक कैरेक्टर वाला देश है, यहाँ का समाज एक वैदिक कैरेक्टर लेकर चलता है, वही यहाँ पर बार बार दिखता है। योगी अरविंद ने कहा भवानी भारती है, ये भवानी भारती है, जागृत है, कोई जीता जमीन का टुकड़ा नहीं है। मैं तो इसको एक चैतन्य रूप में भवानी भारती के माँ के रूप में देखता हूँ, ये एक चित शक्ति है। विवेकानंद ने कहा ये पुण्य भूमि है, उनके मन में तो और कल्पना है, ये पुण्य भूमि है। किसी भी देश के व्यक्ति को अगर मोक्ष पाना है तो एक बार भारत में आकर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, यहाँ कर्म करना पड़ेगा, उसको मोक्ष मिलेगा, तब तक मोक्ष भी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं पुण्य भूमि है, यहाँ जन्म लेने से ही आदमी को मोक्ष पक्का हो जाता है। अनेक प्रकार की घटना दिखते हैं। तो धीरे धीरे अपने मालूम है संघ ने भी यही कहा, कुछ ने गुरु जी ने, कुछ ने डॉक्टर जी ने कहा नहीं हमारे हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये जो गहरी एकता है सांस्कृतिक स्तर पर, यही उसकी राष्ट्रीयता है। वो हिंदू शब्द नहीं बोला गया, लेकिन उन्होंने एक सांस्कृतिक एकता, गहरी एकता मतलब ही राष्ट्रीयता बताने की चेष्टा की। धीरे धीरे संघ ने इसको एक मूल सिद्धांत मानकर समाज
का प्रयत्न किया है, जिसका आज सर्वदूर मान्यता दिखाई देती है। केवल इतने नहीं, संघ ने उसको अपने अपने जीवन के साथ चलाया। वो विभाजन के समय हो, देश एकत्रित करने के लिए संघ का, स्वयंसेवकों का योगदान मालूम है। जब हमारे समाज में कोई कष्ट आ गया तो हमारे यहाँ पर अनेक उस प्रकार के हमारे प्रसंग हमने खड़े किए। हमारे देश में कोई मुसलमान बनने की एक प्रकार से दिखाई दिया तो हमारे यहाँ एकात्मता रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा के स्वरूप क्या थे? गीता, गंगा, गौ माता, जोड़ने वाली शक्ति वही है। और देखा हमने करोड़ों लोग, हजारों लाखों स्थान पर एकत्रित होकर इस प्रकार के व्यवहार को, देश एक है, हमारी सांस्कृतिक एकता है दिखाने के लिए राम मंदिर का आंदोलन हुआ। यही हमको प्रकट हो गया। वो शिला यात्रा हो, ज्योत यात्रा हो, कार सेवा हो, अनेक राम जन्म का जप करने का काम हो, करोड़ों लोगों ने, 15, 18, 20 करोड़ लोगों ने राम मंदिर के आंदोलन में सांस्कृतिक एकता ही दिखाने का प्रयत्न किया है। विवेकानंद स्मारक निर्माण हो गया, वही एकता दिखाई दी। हमको मालूम है उधर सिंधु दर्शन यात्रा होती है आजकल, होता है ना उधर लेह लद्दाख में, जहां अभी घटना चल रही है चाइना के साथ, लड़ाई चल रही, एक लड़ाई का प्रसंग आया था, वो वही पर है, सिंधु नदी के किनारे है। वो सिंधु यात्रा शुरू की, वो वही है, देश को एक रात। हम लोगों ने सुना होगा अभी अभी 7-8 साल पहले संघ की योजना से विविध संगठनों के और संघ के युवा लोगों को हमने सरहद को प्रणाम दिखाने का प्रयत्न किया। हमने युवा लोगों को कहा चलो देश की सीमा देखेंगे। लगभग 18,000 युवा लोगों को एक प्रकार से देश की सीमा दिखाने का प्रयत्न किया। चलो देखो तो सही। मैं सब बोल रहा हूँ, अरुणाचल में था उस समय। अरुणाचल में उस समय 86 लोगों का ट्रूप आया। राजस्थान का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई कर्नाटक का है, मध्य प्रदेश का है, ऐसे प्रकार के लोग आए। 3-3, 4-4 दिन चलकर, पैदल चलकर, जहां पर पहाड़ में चलते चलते वो कॉर्नर पर पहुंचे जहां सीमा है, रास्ता नहीं है, दिखाई दिया उनको। कैसा समझ रहता है वहां का सैनिक, क्या सोचता है, वहां के लोगों में देशभक्ति क्या है, अपनी सीमा प्रत्यक्ष कहां तक है। सबको लगा यहां तक मेरी सीमा है, यहां तक मेरा भारतीय बैठा हुआ है। हम तो कभी गए नहीं, देखने से खुल गया, उसके मन में संकल्प आ गया, इस भूमि का अपना सुरक्षा करने का जिम्मेदारी मेरी है। तो ऐसे अनेक पद्धति से संघ ने इस राष्ट्रवाद के, राष्ट्रीयता के भाव को, ये राष्ट्र की संकल्पना को दृढ़ करने का प्रयत्न किया है। संघ में तो हम प्रार्थना रोज लेते हैं। हमारी प्रार्थना में हम कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक है। हमारे यहाँ प्रतिज्ञा में कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण करने वाले, प्रयत्न करने वाले। तो एक प्रकार से संघ ने अपने रोज के दैनंदिन व्यवहार में उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हम हिंदू राष्ट्र के घटक हो, मैं अंगभूत घटक हूं। मैं और हिंदू राष्ट्र अलग नहीं है, इसलिए स्वयं से पहले हिंदू राष्ट्र का घटक, उसका पार्ट एंड पार्सल है, अलग अलग ऊर्जा नहीं है, वही हिंदू राष्ट्र का है। उसी में से हिंदू राष्ट्र और बढ़ने वाला है। इस प्रकार का संकल्प लेकर संघ ने एक महत्वपूर्ण विचार को एक ताकत देकर, शक्ति देकर उसको सामने लाने का प्रयत्न किया है। मुझे लगता है ये जो हमारी संकल्पना है, हमारे राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है, एक राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र है, ये संकल्पना हम लोग और कहीं ना कहीं पढ़े लिखे समझे, अनेक प्रकार के विषयों के साथ उसको जोड़कर आगे बढ़े। मुझे लगता है आज के दिन इतना ही पर्याप्त है। प्रदीप जी जोशीर बौद्धिक